जय हिंद दोस्तों। मैं रमनदीप आप सभी का करंट अफेयर्स की सीरीज में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये साइंस करंट अफेयर्स के अंतर्गत सेकंड क्लास है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग जो रिसेंट में नवीन टेक्नोलॉजी आई है, जितने भी न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको यहाँ पर समझने वाले हैं। इस पूरी मैगजीन के अंतर्गत जो नवीन तकनीक यहाँ पर दी गई है उसमें 4 नए टॉपिक यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से बिंदु है भाई, एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका यहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट के संदर्भ में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में एक टॉपिक दिया गया है। सेकंड टॉपिक अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वो सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में है। जो थर्ड टॉपिक इस पूरे मैगजीन के अंतर्गत दिया गया है वो एमआरआई के संदर्भ में है। ठीक है, एमआरआई क्या होती है आई होप कि आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो निश्चिंत रहो, इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल की यहां पर बात की जा रही है। तो टोटल ये 4 टॉपिक नवीन तकनीक के अंतर्गत आप लोगों को इस मैगजीन में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक को पढ़ना, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल के साथ, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करते हुए हम इस पूरे टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो कह रहा है भारत में एटॉमिक पावर प्लांट के संदर्भ में। कह रहा है कि हाल ही में रिसेंट में भारत में 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कहां पर किया गया भाई? तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो गुजरात के काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन के अंतर्गत हमने यूनिट 4 को स्टेब्लिश किया है। इसका मतलब क्या है कि गुजरात के काकरापार में इससे पहले यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऑलरेडी रन कर रहे थे। अब रिसेंट में यूनिट 4 रन करना यहां पर स्टार्ट किया है। ये भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, बातें क्लियर है। ये 24वां एटॉमिक पावर स्टेशन यहां पर स्टेब्लिश किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट समझिए आप लोग। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपने ये तो देख लिया भाई कि ठीक है, गुजरात के काकरापार में हम एक एटॉमिक पावर स्टेशन बना रहे हैं। इससे पहले और कहां कहां पर एटॉमिक पावर स्टेशन है? कई बार प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो एक बार आइए समझते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टेशन का नाम लिखा हुआ हूं, आप लोगों को उसके राज्य का नाम याद करना पड़ेगा पैरेलली कि ये लोकेशन कहां पर है। जैसे कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो आप लोगों का कहां पर पड़ता है? पड़ता है महाराष्ट्र में। नोट कर लेना मेरे साथ पैरेलली, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछता ही पूछता है। नरोरा, नरोरा आप लोगों का यूपी में है। ठीक है, कैगा कहां है आप लोगों का? तो कैगा कर्नाटक में है। कल्पक्कम अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो कल्पक्कम और कुडनकुलम ये दोनों आप लोगों का तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैच द कॉलम में ये प्रश्न पूछता है। कई बार यह भी प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? तो वो आपने यहां पर अभी देखा कि नरोरा में लोकेटेड है। ठीक है, इसके अलावा तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु, और अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो काकरापार, काकरापार क्या है भाई? वही गुजरात वाला। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों का रावत भाटा जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। ये सब भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। आप कहोगे सर 24 तो हुए नहीं। 24 इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे यहां पर, जैसे कि आपने देखा कि काकरापार में क्या है कि अभी हमने यूनिट 4 को स्टैब्लिश किया है, जो कि भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहां पर स्थापित हुआ है। बातें बहुत क्लियर है। ठीक है, अब याद रहेगा ये सारे पॉइंट्स। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो लोकेशंस का मैंने आप लोगों को नाम याद कराया है इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर। अगर आपके पास स्टिकी नोट अवेलेबल है तो स्टिकी नोट पर इन पॉइंट्स को लिख करके, आई होप कि स्टिकी नोट्स आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, स्टिकी नोट्स पर इस पॉइंट को लिख करके अपने मैगजीन में चिपका सकते हो, ताकि जब आप मैगजीन पलटो अगली बार रिवीजन करते टाइम तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पहले ही दिखते चले। ठीक है, अब देखो तो यहां पर क्या नवीन पॉइंट्स दिया गया, एक बार समझने का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो कह रहा है कि ये जो काप्स, काप्स मतलब क्या? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 4 की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत में स्वदेशी मतलब इंडिजीनियस मेथड से 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर का PHWR, PHW क्या होता है? प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, दाबित भारित जल रिएक्टर जो है वो स्थापित किया गया है। ये कौन से नंबर का स्वदेशी है? तो ये सेकंड नंबर का है। आइए मैं आपको पहले, दूसरे और तीसरे तीनों के बारे में यहां पर संक्षेप में समझाता हूं। ठीक है, अगर हम भारत में पहले 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की बात करें तो ये क्या है? ये आप लोगों का है काप्स यूनिट 3। ठीक है, काप्स यूनिट 3 मतलब यही काकरापार गुजरात में ही जो यूनिट 3 एटॉमिक पावर स्टेशन को स्टेब्लिश किया गया था। ये भारत में पहला स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। याद रखें इतनी बातें।
ठीक है, कि काप्स का यूनिट 3 इसमें नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है भाई? तो काप्स का यूनिट 4 जो कि भारत का 24th एटॉमिक पावर स्टेशन है, वो नंबर 2 पर है। इसके बाद नंबर 3 पर कौन आने वाला है? तो नंबर 3 पर अभी आपका आने वाला है जो फ्यूचर में, उसका नाम है रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये आपका जो इसका है ये यूनिट 7 है। ठीक है, यूनिट 7 है। बातें बहुत क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, फिर से समझिएगा आप लोग। कह रहा है कि अगर मैं प्रश्न आपसे ये पूछूं, प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में, कि भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कौन सा है? तो पहला है आप लोगों का गुजरात का काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 3। दूसरा कौन सा है? दूसरा आप लोगों का है काप्स यूनिट 4, मतलब गुजरात का काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन वाला यूनिट 4 सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर कौन सा आप लोगों का है? तो रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन यूनिट 7। रावत भाटा कहां पर था? ये आप लोगों का है राजस्थान में। ये अभी वर्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी इसमें चीजें प्रोग्रेस में चल रही है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखो तो लिख भी रहा है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन की यूनिट 7 जो है वो भारत की थर्ड, ध्यान दीजिएगा, भारत की थर्ड स्वदेशी इंडिजीनियस 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर स्थित है। बातें क्लियर है? मैंने बहुत स्पेसिफिक करके आपको पॉइंट समझाया है। आई होप कि वो पॉइंट्स आपको याद रहे। देखिए, इस पूरे टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है? पहला प्रश्न ये बन सकता है कि हाल ही में भारत का कितने नंबर का परमाणु ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो वो नंबर आप लोगों का यहाँ पर है 24th। कौन सा है ये? तो गुजरात के काकरापार में यूनिट 4 को स्टेब्लिश हमने किया है। ये जो यूनिट 4 स्टेब्लिश हुआ है, ये भारत का सेकंड नंबर का स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक पावर का प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा अभी तक हमने यहां पर क्या देखा? हमने यहां पर ये देखा आप लोगों को दोस्तों कि कुछ और पावर एटॉमिक पावर स्टेशन जो भारत में है उनके नाम हमने यहां पर याद किए। तो ये पूरा स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट के टॉपिक को आप लोगों को लिंक करके यहां पर याद करते चलना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट यहां पर और याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में जनरली पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है भाई? देखो, प्रश्न ये पूछता है कि रिसेंट में प्रेजेंट टाइम में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? कुल एटॉमिक एनर्जी भारत की जो कैपेसिटी है वो टोटल कितनी है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट सर्च करोगे या फिर अगर आप यहाँ पर मैगजीन को भी फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर एक आंकड़ा दिया हुआ है, ये आंकड़ा याद भी होना चाहिए। कह रहा है कि भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता 80 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो 80 मेगावाट इलेक्ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, ये 24th एटॉमिक पावर स्टेशन को लेकर के यहां पर शामिल है। इसमें रावत भाटा वाला यूनिट 7 शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अभी वो कंप्लीटली ऑपरेशनल नहीं है। तो बातें बहुत क्लियर है। अगर हम 24 एटॉमिक पावर स्टेशन के टोटल कैपेसिटी को समेशन करें, जोड़ ले, तो भारत की जो टोटल क्षमता निकल करके आती है नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में, वो आती है 80 मेगावाट इलेक्ट्रिक। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। 80 मेगावाट इलेक्ट्रिक हमारी टोटल एटॉमिक एनर्जी कैपेसिटी है प्रेजेंट टाइम में। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब देखो, अगर मैं आपको यहां पर पीआईक्यू के कुछ प्रश्न दिखाऊं कि प्रीवियस ईयर से इस टॉपिक से कैसे प्रश्न बनते हैं, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो कुछ प्रश्न जो एग्जाम में बन चुका है ऑलरेडी। एक प्रश्न बना हुआ है, ये प्रश्न आया था आप लोगों का यूपी पीसीएस के 2014 के पेपर में। ठीक है, 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी? मतलब निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, मतलब जो टोटल क्षमता है वो सबसे ज्यादा है? चार विकल्प दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोगों का। काकरापार जो कि गुजरात में था, कुड़नकुलम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक और तारापुर महाराष्ट्र। इन चारों में से सबसे अधिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, सबसे अधिक जो स्थापित क्षमता है वो किसकी है, ये प्रश्न पूछा गया है। देखो, भारत की टोटल क्षमता मैंने आप लोगों को बता दिया 80 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न यहां पर ये पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे अधिक क्षमता किसकी है। तो ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क के तौर पर। ठीक है, ये आज का आप लोगों का होमवर्क नंबर 1 है। इस पॉइंट को नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है तो संभव है कि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक फिर से रिसेंट में क्या है, न्यूज में आ चुका है। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां पर और क्लियर कर दूं, 2014 में जो इसका आंसर था वो आंसर अभी भी है, आंसर चेंज यहां पर नहीं हुआ है।
ये बात भी बहुत क्लियर समझना, ठीक है। चलो अब समझो अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से, उसको छोड़िए अभी। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो समझिए क्या कह रहा है। हमारा अगला टॉपिक दोस्तों कह रहा है कि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो है एरावत, ठीक है। भारत का सबसे फास्टेस्ट, सबसे द्रुततम सुपर कंप्यूटर है एरावत। भाई ये टॉपिक कहां से आ गया अचानक से न्यूज में, समझिए। तो रिसेंट में क्या हुआ, पूरे विश्व में जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, सबसे हाई स्पीड के सुपर कंप्यूटर है, उनकी एक लिस्ट जारी किया गया। इस टॉप 500 की लिस्ट में अगर हम भारत के संस्थानों, भारत के सुपर कंप्यूटर की बात करें तो यहां पर भारत के 4 सुपर कंप्यूटर शामिल हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहां पर देखोगे तो टॉप 500 की रैंकिंग में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर को यहां पर स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, हम लोग वो 4 सुपर कंप्यूटर कौन से, उस पर बाद में आएंगे, पहले इस रिपोर्ट की बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आप लोगों की 63rd संस्करण है, ध्यान दीजिएगा। 63rd संस्करण के अंतर्गत ये रिपोर्ट जारी किया गया और ये रिपोर्ट बताती है कि पूरे विश्व में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है अमेरिका का फ्रंटियर, ठीक है। अमेरिका का फ्रंटियर। अब एक बात और ध्यान रखो भाई, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो ये तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या याद करना पड़ेगा कि अमेरिका का जो फ्रंटियर है वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये विश्व का पहला, ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। एक्सा स्केल क्या होता है, दरअसल ये ना एक यूनिट होती है किसी सुपर कंप्यूटर के स्पीड को मेजर करने की, फ्लॉप्स, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट है, ठीक है, इसका जो टोटल यूनिट आया है वो है 1.206 एक्सा फ्लॉप्स, ठीक है। तो ये एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है, मतलब एक्सा की जो लिमिट होती है उससे भी ऊपर का ये सुपर कंप्यूटर है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अमेरिका का जो फ्रंटियर है, ठीक है, वो विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इसकी जो टोटल स्पीड है वो 1.206 एक्सा फ्लॉप्स है। आप ये स्पीड नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट ध्यान रखना कि विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर है अमेरिका का, और इसको, ये विश्व का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी। अब देखो भाई अगला पॉइंट समझो। ये जो सुपर कंप्यूटर है अमेरिका वाला, इस कंप्यूटर को बनाया किसने है। कई बार प्रश्न पूछता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, कह रहा है कि हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइज आर्किटेक्चर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आप कहोगे सर ये कौन सी कंपनी का नाम तो सुना नहीं है। अरे मेरे भैया, आपने एचपी कंपनी का नाम सुना है, एचपी कंप्यूटर। आई होप कि मैक्सिमम लोगों के घर में एचपी कंप्यूटर ही होगा, अगर होगा तो, ठीक है। एचपी का नाम क्या है भाई, एचपी का फुल फॉर्म बनता है हेवलेट पैकर्ड कंप्यूटर, ठीक है। तो जो एचपी कंपनी है, एचपी के द्वारा ही फ्रंटियर का निर्माण यहां पर किया गया है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब समझो, अब यहां पर टॉप 5 सुपर कंप्यूटर का नाम दिया गया है। मैं कह रहा हूं इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट 2-3 बातें देख लेना, जैसे कि फुगाकू जो सुपर कंप्यूटर है वो जापान का है, ठीक है। इसके अलावा फ्रंटियर, अरोरा और ईगल, ये तीनों किसके हैं, अमेरिका के, ठीक है। ईगल तो भाई याद रहेगा ये अमेरिका का है, ठीक है। फ्रंटियर, अरोरा और ईगल ये तीनों अमेरिका के हैं, फुगाकू जापान का है। बस ये कुछ नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है भारत के संदर्भ में कि भाई भारत के सुपर कंप्यूटर कितने तेज हैं। तो अगर हम भारत के सुपर कंप्यूटर्स को यहां पर देखें तो भारत के 4 सुपर कंप्यूटर विश्व के 500 टॉप सुपर कंप्यूटर में शामिल है। ये अच्छी बात तो नहीं है भाई, केवल 5 ही शामिल है पूरे विश्व भर में, ठीक है। ये तो अच्छी बात नहीं है, बट ठीक है, फिर भी हम लोग यहाँ पर याद करते हैं कि वो कौन 5 सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है। अगर हम भारत के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात करें भारत के संदर्भ में, तो उसका नाम आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, उसका नाम है एरावत, ठीक है। एरावत, ठीक है। एरावत सुपर कंप्यूटर का निर्माण अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो एरावत का नाम है एरावत PSAI। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, मतलब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया गया है। इसकी रैंकिंग कितनी है पूरे विश्व में, तो 110वें स्थान पर ये शामिल है। 110वें स्थान पर शामिल है। ये स्थापित कहां पर है, तो सीडेक पुणे में। सीडेक क्या है भाई, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये एक सेंटर है कहां पर, पुणे में। यहीं पर हमने भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसका नाम एरावत PSAI है उसको इंस्टॉल किया हुआ है।
इसकी पूरे विश्व में रैंकिंग कितनी है? 110वीं रैंकिंग है। तो आप लोगों को एक चार्ट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा एरावत PSAI। ये स्थापित कहाँ पर है? तो सीडेक पुणे में स्थापित है और विश्व में इसकी रैंकिंग कितनी है? 110 है। ये आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा भारत के चारों सुपर कंप्यूटर के, ठीक है। भारत का सेकंड सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है परम सिद्धि। नोट कर लो इसको भी भाई, वो है आप लोगों का परम सिद्धि AI। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है और ये भी कहां पर स्थापित है? तो सीडेक पुणे में ही इसकी भी स्थापना किया गया है और इसकी पूरे विश्व में रैंकिंग 185 है, ठीक है, 185 है। ये आंकड़ा नोट कर लेना, ये चार्ट बना लेना पैरेलली आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो थर्ड नंबर का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है प्रत्यूष। इसकी स्थापना की गई है IITM आपके पुणे में, ठीक है। मतलब भारत के 3 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहां पर है? पुणे में। 2 सीडेक पुणे में है, थर्ड IITM पुणे में। IITM पुणे क्या है भाई? IITM का नाम याद है ना? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को IITM का पूरा बारे में बताया था, उसका मैंने आपको हेडक्वार्टर याद करने को भी बोला था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, ठीक है। भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे जो है, इसकी बात यहां पर की जा रही है। एक बार ये सोचो तुरंत 1 मिनट के लिए कि लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक का जिक्र कहां पर किया था? वो कौन सा सैटेलाइट था जिसका प्रयोग हम लोग मौसम विज्ञान के पर्पज से करने वाले थे? और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के जितने भी डिपार्टमेंट थे, जितने भी ऐसे संस्थान थे, वो सभी संस्थान उस सैटेलाइट्स के आंकड़ों का प्रयोग करते। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना, ठीक है। जल्दी से बताओ आप लोग भाई कि उस सैटेलाइट का नाम क्या है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब समझो। तो प्रत्यूष की स्थापना IITM पुणे में की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान। इसकी पूरे विश्व में रैंकिंग कितनी है? इसकी हम पूरे विश्व की रैंकिंग की बात करें तो 230वें स्थान पर ये शामिल है, ठीक है, 230 स्थान पर ये शामिल है। इसके बाद आप लोगों का आता है चौथे स्थान पर मिहिर। ये वही मिहिर नहीं है, ठीक है, कि मिहिर जिंदा है अभी भी, ठीक है, ये वो मिहिर नहीं है। मिहिर एक सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्थापना नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अंतर्गत की गई है, ठीक है। देखो, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में, ठीक है, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में इसको स्टेब्लिश किया गया है। इसका नाम है मिहिर, ठीक है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर नोट कर लो कि नोएडा में ये स्थापित है। इसकी पूरे विश्व में रैंकिंग कितनी है? तो 388 इसकी रैंकिंग है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी तो आप सबको, जो हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, सब लोगों को ये चार्ट अपनी अपनी मैगजीन के ऊपर बनाना है, ठीक है। आप लोग चाहो तो स्टिकी नोट का प्रयोग कर सकते हो या फिर अपने मैगजीन में जो आप लोगों का खाली स्पेस बच रहा है वहां पर इस पॉइंट को नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो ये 4 बातें क्लियर हो गया। अब इसके बीच में जितने ही सारे पॉइंट्स दिए थे ना, यही सारा पॉइंट्स मैंने आप लोगों को नीचे चार्ट में बनवाया है और कुछ नहीं है यहाँ पर। आप इन सारे पॉइंट्स को स्किप कर दो, आपका ये टॉपिक क्या हो गया? यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग और देख सकते हो, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो भारत का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका क्या नाम है? ठीक है, 4 विकल्प दिया गया है, गति, शक्ति, धर्म, परब, और ये 2004 के यूपीपीएससी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। चलिए, तो आज का आप लोगों का सेकेंड होमवर्क है इसका आंसर देना। भाई ये अपडेट थोड़ी हो चुका होगा करंट अफेयर्स। भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है और ये आज का आप लोगों का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को 2 प्रश्न यहाँ पर दे दिया ऑलरेडी करने के लिए। अब देखो भाई, यहाँ पर कुछ सुपर कंप्यूटर्स की बात करा भारत के, उनका नाम दिया है और वो कहां पर स्थापित है ये दिया हुआ है। तो देखो 2 चीजें हो सकती है एग्जाम में। आप लोगों को जो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आप लोगों को मैच द कॉलम में क्या दे, कुछ सुपर कंप्यूटर्स का नाम दे दे और सेकंड कॉलम दे दे आप लोगों का कि वो कहां पर स्थापित है, किस संस्थान के अंतर्गत उनकी स्थापना की गई है। तो एटलीस्ट कुछ तो पता होना चाहिए। जैसे कि आपने इससे पहले तो 4 सुपर कंप्यूटर है भारत के, ठीक है, एरावत PSAI, परम सिद्धि AI, प्रत्युष और मिहिर, इन चारों के बारे में आपने देख लिया कि ये कहां कहां पर स्थापित है। इसके अलावा कुछ सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोग और याद कर लो, क्योंकि याद करना बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं। जैसे कि मैं आपको याद करा दे रहा हूं, मैं सारा चार्ट नहीं याद कराऊंगा, याद करना भी नहीं है, जो याद करा रहा हूं केवल वो याद करना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लोग को याद करना है यहाँ पर परम गंगा। तो गंगा कहां से निकलती है? हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सा, हरिद्वार के पास कौन सा IIT है? IIT रुड़की, ठीक है। तो याद कर लो कि परम गंगा जो है वो IIT रुड़की में स्थापित है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर परम शिवाय, ठीक है, तो भोले बाबा की नगरी, विश्वनाथ बाबा की नगरी में IIT BHU में आपका परम शिवाय यहाँ पर स्थापित है, ठीक है। फिर देखो आप लोग यहाँ पर
आप लोग परम ब्रह्मा याद कर सकते हो। परम ब्रह्मा कहाँ पर है? IISER पुणे में स्थापित है, ठीक है। परम शक्ति, ठीक है, परम शक्ति IIT खड़गपुर में स्थापित है, ठीक है। अब खड़गपुर कैसे याद कराओ? तो वेस्ट बंगाल याद कर सकते हो आप लोग, क्या कि नवरात्रि का बहुत बड़ा आयोजन वहां पर होता है, ठीक है। दुर्गा पूजा बहुत शानदार तरीके से मनाई जाती है, तो दुर्गा पूजा शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो IIT खड़गपुर में क्या है? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सुपर कंप्यूटर और देखो, जैसे कि परम संगणक, अगर आप ध्यान दोगे ना तो कंप्यूटर को जो हिंदी शब्द होता है वो संगणक होता है, तो परम संगणक इस सुपर कंप्यूटर की स्थापना यूपी के IIT कानपुर में किया गया है, ठीक है। यूपी के IIT कानपुर में किया गया, ठीक है। परम सिद्धि आप सबने याद ही किया, सीडेक पुणे में स्थापित है, ठीक है। तो ये कुछ और सुपर कंप्यूटर हैं जिनके नाम आप लोगों को यहाँ पर याद करने हैं। क्लियर है? याद रहेगा कहां पर स्थापित है ये याद रखो, प्लस इससे पहले के जो 4 सुपर कंप्यूटर थे। मानो अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछता कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो एरावत PSAI है, जिसकी स्थापना सीडेक पुणे में की गई है। प्लस कुछ ऐसे और मैच द कॉलम में प्रश्न पूछ सकता है, तो इस पूरे चार्ट में से इतने पॉइंट्स को एटलीस्ट हम लोग याद करके यहां पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चल थर्ड पॉइंट देखो भाई इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत, ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि विश्व का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली MRI किया गया है रिसेंट में। MRI क्या होता है? पहले MRI समझते हैं, ठीक है। MRI का अगर हम फुल फॉर्म यहां पर देखें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपको सर ये फुल फॉर्म याद करना जरूरी है भाई, प्रीवियस ईयर में एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछा हुआ है। मैं आप लोगों को प्रश्न दिखा देता हूं, ठीक है। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज MRI। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो कह रहा है कि MRI क्या है, ठीक है। 2012 में यूपीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया था और 4 विकल्प दिया गया था। तो जिसको फुल फॉर्म पता होगा कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है, वही इसको टिक भी कर पाएगा। केवल एक बार प्रश्न नहीं आया, आप देखो 2008 में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि MRI इज अ डायग्नोस्टिक टूल विच मींस, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको ये बात पता होगी वही टिक कर पाएगा। तो MRI का फुल फॉर्म क्या है, एटलीस्ट इतना तो याद कर लो, क्योंकि PYQ में ये प्रश्न 2 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या है, इसका फुल फॉर्म है। प्लस MRI होता क्या है, तो MRI एक नॉन इन्वेजिव, आप में से बहुत सारे लोगों ने MRI कराया होगा, आई होप कि कराने की आवश्यकता कभी ना पड़े, ठीक है। कभी भी किसी को व्यक्ति को भाई तबियत ना खराब हो, लेकिन अगर खराब होती है तो MRI लोग कराते हैं। MRI क्या होता है? नॉन इन्वेजिव, मतलब बिना चीड़ फाड़ किए अंदर क्या है मनुष्य के शरीर में, कौन सी समस्या है, उस समस्या को पहचानने के लिए हम लोग MRI करते हैं। तो एक नॉन इन्वेजिव मतलब बिना चीर-फाड़ किए एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत हम लोग इमेज निकाल करके 3D इमेज निकालते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल डिटेल्ड एनाटॉमिकल इमेज प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। त्रिआयामी विस्तृत शारीरिक छवियां यहाँ पर बनाई जाती है। ये पॉइंट आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है, याद रहेगा। इतने बात क्लियर हो गया MRI क्या होता है, ठीक है। MRI के संदर्भ में अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो MRI में जिस हम फिनोमेना का प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इस पर भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग जिस फिनोमेना का प्रयोग करते हैं उसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस, इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो आपका एक स्टैटिक पॉइंट क्लियर हो गया कि MRI क्या होती है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो MRI के संदर्भ में न्यूज क्या है, तो कह रहा है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली MRI किया गया है, जिसके माध्यम से हमने मानव के मस्तिष्क की इमेज को निकाला है। किसने किया, कौन सा स्कैनर था? स्कैनर का अगर आप नाम देखोगे यहाँ पर, उसका नाम है आईसेल्ट, ठीक है। आईजेल्ट या फिर आईसेल्ट, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर करो। ये क्या है, ये विश्व का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली MRI स्कैनर है। किसने बनाया है, तो फ्रांस का, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो फ्रांस का परमाणु ऊर्जा आयोग, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया। और सबसे पहले इस स्कैनर के माध्यम से हमने कद्दू के ऊपर, एक पंपकिन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, परीक्षण किया था। लेकिन अब रिसेंट में क्या किया गया है कि इसने मानव मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली, सबसे हैवी इमेज की तस्वीर को यहां पर निकाला है। क्यों निकाला, क्या आवश्यकता पड़ी हमको? अगर हम रिसेंट के MRI मतलब जितना अभी MRI हमारे अस्पतालों में चलता है उससे तुलना करें, तो ये जो पूरी मशीन आप लोगों की है, ये लगभग 10 गुना अधिक सटीकता के साथ छवियों को स्कैन करती है। मतलब अभी आमतौर पर जो अस्पताल में MRI स्कैनर का प्रयोग होता है उसकी तुलना में ये 10 गुना ज्यादा सटीकता के साथ, ठीक है, प्रिसीजन के साथ इमेज को स्कैन करती है। क्या आवश्यकता पड़ी होगी इस बात की?
आवश्यकता ये पड़ी होगी कि मनुष्य के मस्तिष्क में क्या क्या समस्याएं, उनको बहुत डिटेल में समझने के लिए, माइनर माइनर चीजों को समझने के लिए हमको हाई इमेज की आवश्यकता होगी, और इसीलिए आईसेल्ट ये जो स्कैनर है इसने इतनी अच्छी इमेज यहाँ पर बनाई है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, तो अल्जाइमर, पार्किंसंस, ऐसी जैसे जो न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उन बीमारियों के निदान के लिए इस स्कैन का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए 2-3 प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर का नाम क्या है, आईजेल्ट है। ये किसने बनाया, तो फ्रांस के परमाणु ऊर्जा आयोग ने बनाया हुआ है। ये वर्तमान की जो हमारी एमआरआई स्कैनर है उससे लगभग 10 गुना अधिक सटीकता के साथ छवियों को स्कैन करता है। इतनी बात क्लियर हो गया। यही प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, इसके अलावा कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं बन सकता है। एक प्रश्न जो मैंने आप लोगों को बता भी दिया, जो पीआईक्यू में पूछा गया है कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, प्लस एमआरआई किस फिनोमेना पे काम करता है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर काम करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया। अगर हम इसके एक संदर्भ में पीआईक्यू आप लोगों को दिखाऊं, तो पीआईक्यू आप यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन, किसी स्थिति को निदान करने के लिए, किसी बीमारी का निदान करने के लिए एमआरआई टेक्निक जो प्रयोग होती है उसमें क्या नहीं होता है, व्हाट विच इज नॉट यूज्ड इन एमआरआई। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें एमआरआई में प्रयोग नहीं की जाती है, यह प्रश्न पूछा गया है। बिहार पीसीएस में पूछा गया, बीपीएससी वाले स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न ये पूछा गया है 2020 में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एमआरआई में प्रयोग नहीं होता है। पहला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप ध्यान दोगे तो एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो मैग्नेटिक सब तो आ ही रहा है, तो जो पहला विकल्प था उसको हटा दो, क्योंकि ये क्या है, ये एमआरआई में प्रयोग होता होगा। दूसरा कह रहा है एक्सरे। क्यों भाई, एक्सरे यहाँ पर क्यों प्रयोग करेंगे हम लोग, रेडियो वेव यहाँ पर क्यों प्रयोग करेंगे, गामा रे यहाँ पर क्यों प्रयोग करेंगे, ठीक है। या फिर अब डी ई विकल्प देखो, जो 5वां विकल्प पहले आता था कि नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव, या फिर इन जो आपके ऊपर विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक से ज्यादा यहाँ पर सही है। तो इस प्रश्न का आंसर समझ में आया। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके आप लोग क्लियर बताओ कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा। ये आप लोगों का अभी का 3rd क्वेश्चन है। बात क्लियर हो गया ना कि जो एमआरआई टेक्निक होती है, जो एमआरआई तकनीक होती है, उनमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। 4 विकल्प यहाँ पर आप लोगों को दिया गया था, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं अपने फिर से चौथे और इस सेक्शन के अंतर्गत लास्ट टॉपिक पर। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका चौथा टॉपिक है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की, मतलब साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल। भाई साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल कहां पर बनी होगी, एक बार सोचो। आपको क्या लगेगा कि भाई भारत भी तो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, तो सिंपल सी बात है भारत में हुआ होगा, और यही गलती आप एग्जाम में करके आओगे और आपका नंबर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग के अंतर्गत जाएगा। ध्यान देना, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जो है वो इंडोनेशिया में बनाई गई है। इंडोनेशिया में बनाई गई है, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वूश। तो ये कम से कम नमोआ ढंग का रख लेते हैं, वूश कौन सा नाम है, ठीक है। हमारे यहाँ कितना अच्छा नाम होता है, वंदे भारत, ठीक है। इंडोनेशिया वालों ने एक तो अच्छी ट्रेन बनाई, उसका नाम रख दिया वूश। फुल फॉर्म देखोगे तो और चकरा जाओगे। कह रहे वाक्तु हेमत ओपेरेसी ऑप्टिमल सिस्टम हैबिट। मैं कहूँगा भाई शॉर्ट फॉर्म ही अच्छा था, ठीक है। तो इस बड़े वाले फॉर्मेट को इरेज कर दो, कि ये पढ़ना भी नहीं आप लोगों को है। आप लोगों को याद करना है बस ये कि वूश जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे हाई स्पीड रेल है, पहली हाई स्पीड रेल है, इसका निर्माण इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया में किया गया, बस एक यही पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लस अब आप चाहो तो ये बात पढ़ सकते हो कि ये जो वूश रेल नेटवर्क बनाया गया है इसको चाइना के द्वारा फंडिंग दी गई थी, ठीक है। इसको क्या किया गया था, चीन के द्वारा फंडिंग दिया गया था, और चाइना इस प्रकार से इन देशों में भी क्या कर रहा है, अपना पैर फैला रहा है, ठीक है। तो चीन के द्वारा वित्त पोषित ये प्रोजेक्ट है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये जकार्ता को, आप ध्यान देना, जकार्ता को वेस्टर्न जावा के जो कैपिटल है वांडूक शहर, ठीक है, वांडूक शहर, उससे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जकार्ता को वेस्टर्न जावा के वांडूक शहर से जोड़ता है, चाइना के द्वारा वित्त पोषित है, इसका नाम है वुश, और ये साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड रेल है। इतनी बातें क्लियर हो गया। इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर क्या होगा,
ये ट्रेन आप लोगों की चलने वाली है। इसमें चूंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग है, विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम लोग करने वाले हैं, तो हम लोग मतलब इंडोनेशिया, ठीक है भाई, अपना छोटा सा भाई है बगल में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा के उपयोग से कार्बन एमिशन में यहाँ पर क्या होगी, कमी आएगी, कार्बन एमिशन में कमी आएगी। अब अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें भाई, भारत में अभी तक कोई हाई स्पीड रेल नेटवर्क में नहीं है। दरअसल कारण क्या है कि वर्तमान में भारत में ऐसी कोई रेल संचालित नहीं है जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हाई स्पीड रेल के रूप में नामित किया गया हो। हम भारत में अभी एक पर काम कर रहे हैं, इसका नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ठीक है। और अभी तक ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट ही है, अभी तक पूरा तो नहीं हुआ है, ठीक है। भारत में स्वीकृत एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। जब ये बन जाएगा तब भारत में भी एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मानो अगर प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र स्वीकृत हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, उसका नाम क्या है, MAHSR, मतलब मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। इसके अलावा भारत में कई सारे और भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चिन्हित किया गया है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान दिएगा इतनी बातें, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस ये याद करो कि मुंबई से अहमदाबाद में हमारा एक ही स्वीकृत एकमात्र प्रोजेक्ट है। और अगर हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में जो वूश ट्रेन है, जो कि चाइना के द्वारा फंडिंग की गई है, वो वहां की पहली एकमात्र हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों का 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत शामिल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए ये जो टॉपिक आप लोगों का है, अब अगला टॉपिक, ये थोड़ा सा बायोलॉजी वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत परेशान करता है, लेकिन भाई मैं हूं तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो इस टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है जितने भी मेडिकल सेक्टर के अंतर्गत जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें आप लोग पढ़ोगे जितने भी नए वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं, वैक्सीन्स बनाई गई हैं, कुछ बीमारियों के बारे में आप लोग पढ़ोगे, और उन बीमारियों के संदर्भ में इंडिया की या फिर वर्ल्ड की आप लोग कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने वाले हो। तो चलिए इस पूरे टॉपिक के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चार्ट भी बनवाता चलूंगा, जिस चार्ट को लास्ट में हम लोग को याद करना रहेगा, ठीक है। देखो भाई, पहला यहां पर जो वैक्सीन के बारे में दे रहा है उसका नाम क्या कह रहा है, कह रहा है MVA-BN, MVA-BN ये वैक्सीन है। प्रश्न क्या पूछेगा भाई, प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में एक टीका जारी किया गया, उसका नाम है MVA-BN, ये टीका किस बीमारी से संबंधित है। आंसर क्या होगा भाई, आंसर है एमपॉक्स। देखो दरअसल एमपॉक्स जो है ना, पहले उस बीमारी का नाम था मंकी पॉक्स, क्योंकि ये बीमारी सबसे पहले बंदरों की एक आबादी में खोजी गई थी। अब ये मत करना सर मनुष्य भी बंदर ही है, नहीं, मनुष्य में नहीं, बंदरों की आबादी में पहले खोजा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा था मंकी पॉक्स। लेकिन बाद में इस बीमारी का नाम चेंज करके एम पॉक्स कर दिया WHO ने। तो ये बात हम लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो MVA-BN ये जो टीका है, ये एमपॉक्स बीमारी का पहला टीका है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, कि ये सबसे पहला टीका है इस बीमारी के लिए। इस टीके को बनाया किसने है, तो देखो जितने भी आप लोग टीके का नाम पढ़ने वाले हो ना, जितने भी आप लोग वैक्सीन का नाम पढ़ने वाले हो, उस नाम में ही वो किस बीमारी से संबंधित है ये भी, और किस कंपनी ने बनाया ये भी, दोनों वहां पर शामिल रहेगा। तो याद करना हमारे लिए बहुत ईजी है, बस हम लोग को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। देखो MVA-BN अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो M है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मंकी पॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहीं पर जो BN है ये एक कंपनी का नाम है। उस कंपनी का नाम क्या, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। उस कंपनी का अगर आप लोग नाम यहाँ पर ध्यान दोगे तो नाम भी है बवेरियन नॉर्डिक, डेनमार्क की एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है बवेरियन नॉर्डिक, BN, ठीक है। बातें क्लियर हो रहा है, ध्यान समझिएगा। MVA-BN ये जो वैक्सीन थी, ये एमपॉक्स बीमारी के लिए एक वैक्सीन थी। इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया, तो डेनमार्क की एक कंपनी ने निर्माण किया है, उसका नाम है बवेरियन नॉर्डिक, ठीक है, बवेरियन नॉर्डिक। ये बात हम लोग को यहाँ पर समझनी है। अब कुछ बातें यहाँ पर आप लोग और ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस पूरे टॉपिक के संदर्भ में डिस्कस करें तो ये जो नया वैक्सीन है, ठीक है, ये वैक्सीन किसके लिए बनाया गया है, तो वयस्कों के लिए बनाया गया है, मतलब जिनकी एज 18 साल से ज्यादा है उन पर यह टीका लगाया जाएगा। एमपॉक्स के संदर्भ में पहला वैक्सीन था बवेरियन नॉर्डिक, एक डेनमार्क की कंपनी थी, उस कंपनी ने इसका निर्माण किया था। यहां पर MVA का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है मॉडिफाइड वैक्सीनिया अंकारा बवेरियन नॉर्डिक। तो बवेरियन नॉर्डिक कंपनी का नाम हो गया। हम लोग अपने समझने के लिए MVA में जो M है उसको हम लोग समझेंगे एमपॉक्स, ठीक है।
ये जो वैक्सीन है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपीय यूनियन और यूके में एक ऐसी दवा को मंजूरी दी गई है जो कि नॉन रिप्लिकेटिंग वैक्सीन, नॉन रिप्लिकेटिंग टीका है। तो पहला ऐसा नॉन रिप्लिकेटिंग टीका है जिसको अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और यूके में मंजूरी दी गई है। दरअसल ये जब इस टीके का निर्माण किया गया था ना, तो इस टीके का निर्माण किया गया था स्मॉल पॉक्स के लिए, मतलब जो चेचक होता है उस चेचक के टीके के रूप में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट टाइम में एमपॉक्स बीमारी पर किया जा रहा है। और ये बात पाई गई कि अगर इसकी 2 खुराकें हम लोग लगा लेंगे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग, तो जनरली इस बीमारी से सुरक्षा मिल सकती है। ये बातें यहाँ पर बताई गई इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत, तो हम लोग को ये सारी बातें यहाँ पर समझनी है। और क्या समझना है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग इस MVA BN के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर और देखें, तो ये जो वैक्सीन है, अगर इसकी एकल खुराक लगाई जाती है तो करीब 76%, और अगर इसकी दोनों खुराक लगाई जाती है कब, संक्रमण से पहले, संक्रमण के बाद नहीं, इन्फेक्शन होने से पहले, मतलब इस बीमारी के होने से पहले अगर हम लोग इसकी सिंगल डोज ले लें तो 76%, और अगर डबल डोज ले लें तो 82% हम लोग को यहाँ पर क्या पड़ेगा, ये पूरी वैक्सीन इफेक्टिव पड़ने वाली है। तो देखो अब याद क्या क्या करना है, ये बातें समझना। याद करने के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या याद करना है कि MVABN एमपॉक्स का एक टीका है, पहला टीका है, निर्माण डेनमार्क की एक कंपनी बवेरियन नॉर्डिक ने किया हुआ है, और इसको अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, कनाडा, यूरोपियन यूनियन और यूके में मंजूरी प्रदान की गई है। एक ऐसा टीका है जो कि पहला नॉन रिप्लिकेटिंग टीका है यहाँ पर। इसका निर्माण स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था। इसमें टोटल 2 खुराकें हैं जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को दी जाएंगी। ठीक है, इसमें गैप कितना है दोनों खुराकों के बीच में, दोनों डोज के बीच में 4 वीक का गैप यहाँ पर रखना कंपल्सरी किया गया है। इसके संदर्भ में कुछ बातें और समझिए। जो एमपॉक्स बीमारी है, इस बीमारी को लेकर के दरअसल एक कॉन्गो जो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, एक अफ्रीकी कंट्री है, इस कंट्री में ये एमपॉक्स बीमारी बहुत तेजी से फैल रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसको PHEIC कैटेगरी में शामिल कर दिया है। PHEIC क्या है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक आपदा की स्थिति है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही कंसर्न का महोदय, कंसर्न का विषय है, तो ऐसी बीमारियों को WHO PHEIC के नाम पर शामिल करता है। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अगर हम लोग एमपॉक्स के संदर्भ में कुछ पॉइंट और देखें, तो जो एमपॉक्स बीमारी है ये किससे होती है, एक वायरस से होती है। मंकी पॉक्स वायरस है इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण। दरअसल ये जो पूरी बीमारी है एक जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज क्या होता है, ऐसी बीमारियां जो कि पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित होती है। हालांकि ये बीमारी केवल जेनेटिक डिसीज नहीं है, ये मनुष्यों से भी मनुष्यों में क्या होती है, फैलती है। अब भाई इसकी फैमिली हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी। तो ये जो मंकी पॉक्स वायरस है ना, ये क्या है, आपका पॉक्सीविरिडे इस फैमिली का एक सदस्य है, और अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो ऑर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का एक सदस्य है। ठीक है, अब एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, हालांकि आज तक पूछा नहीं है, ध्यान समझना, इतना डीपली ये प्रश्न कभी पूछा नहीं है, तो मैं याद करने को नहीं कहूंगा, बट रीड कर लो कि मंकी पॉक्स वायरस जो कि एमपॉक्स बीमारी का एक सबसे बड़ा कारण है, ये पॉक्सीविरिडी फैमिली का ऑर्थोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो भाई, अब हम लोग बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, हमारा अगला वैक्सीन का नाम क्या कह रहा है, क्या नाम कह रहा है, हिलकॉल। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नाम कह रहा है हिलकॉल। अब इसको कैसे याद करना, ये किस बीमारी से संबंधित है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये हैजा के लिए। हैजा का अंग्रेजी क्या होता है, कालरा। ठीक है, कालरा, कालरा, कोलेरा, जो भी यहाँ पर ले, ठीक है, ये इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है। सॉरी, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है कालरा। ठीक है, हैजा का। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों, तो ये जो वैक्सीन है, ठीक है, जिसका नाम है हिलकॉल, अगर आप उसको अंग्रेजी में यहाँ पर लिखोगे तो ये बनता है HILLCHOL। ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है, इस टीके का नाम यही है। इसमें जो स्टार्टिंग का 4 लेटर है हिल, ये इसकी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी ने इसको बनाया है। क्या नाम है भाई, ध्यान समझिएगा आप लोग, हिलमैन लेबोरेटरीज। दरअसल हिलमैन लेबोरेटरीज कंपनी ने, भारत की एक कंपनी है बायोटेक, ठीक है, बायोटेक, इस कंपनी को क्या किया, यहां पर लाइसेंस दिया कि आप इस वैक्सीन को, इस टीके को, क्या नाम है उसका, हिलकॉल, इसका निर्माण करो। अब 2-3 बातें क्लियर समझिएगा। हिलकॉल एक टीका है जो कि हैजा, हैजा का अंग्रेजी क्या है, कालरा। ठीक है, तो हिलकॉल में जो ये लास्ट का 4 लेटर है कॉल, ये कालरा बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, हैजा को रिप्रेजेंट करता है। याद करने का तरीका बहुत क्लियर बता रहा हूं।
हिलकॉल टीके का नाम है। हिलमैन लेबोरेटरीज एक कंपनी है। इस कंपनी ने भारत की एक कंपनी बायोटेक को लाइसेंस दिया इस टीके का बनाने के लिए। और ये हिलकॉल जो वैक्सीन है ये कालरा मतलब हैजा के लिए यूज किया जाता है। इतनी बातें क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को और याद करनी है, ध्यान समझिएगा। आप लोग यहाँ पर याद ये करने की ये भी 2 खुराक में दिया जाता है और ये जो टीका है ये 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को लगाया जाता है। अगर हम लोग हैजा के संदर्भ में ग्लोबल टारगेट की बात करें तो एक संस्थान है ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन द कालरा कंट्रोल। इसने 2030 तक हैजा से संबंधित मौतों के लिए 90% इस मौतों को कम करने का टारगेट यहाँ पर रखा हुआ कि हम वर्ष 2030 तक हैजा के कारण से होने वाली मृत्यु में 90% की कटौती करेंगे। बातें क्लियर है? ठीक है, अब कुछ बातें यहां पर आप लोग और याद करो। पहली बात क्या, जो हैजा एक बीमारी है, कालरा इसको हम लोग कहते हैं। ये बीमारी होती किससे है? तो ये होती है बैक्टीरिया से। ठीक है, पहला पॉइंट नोट करो आप लोग भाई कि ये होती है बैक्टीरिया से, जीवाणु से। ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स आप लोग को ध्यान में रखना है, प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से प्रश्न बन करके आया हुआ है। ठीक है, अब कुछ बातें और समझो भाई। हिलकॉल के साथ साथ एक और वैक्सीन का नाम यहाँ पर सामने आता है, उसका नाम है यूवीकॉल 5। दरअसल ध्यान देना, ये जो 5 लिखा है ना, ये 5 नहीं है, ये है एस। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है किसी महोदय के द्वारा। ठीक है, एस है ये, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है सही प्रकार से, यूवीकॉल एस, ये इस टीके का नाम है। ये किस बीमारी के लिए? तो अगर आप फिर से ध्यान दोगे तो कॉल, कॉल क्या है? कालरा, कालरा मतलब क्या है? हैजा। ठीक है, तो यूवी कॉल अगर आपको इसका नहीं पता है और लास्ट आपने 4 लेटर पढ़ा कॉल, कॉल मतलब क्या? कालरा, कालरा मतलब हैजा। तो हैजा के लिए इस टीके का प्रयोग किया जाएगा। कौन कंपनी है? तो जैसे आपने देखा था अभी इससे पहले, हिल कॉल में स्टार्टिंग का हिल जो है वो कंपनी का नाम रिप्रेजेंट कर रहा था। सिमिलर तौर पर यहाँ पर जो यूवी है, यूवी एक कंपनी है, उसका नाम क्या है? ईयू, ध्यान दीजिएगा, ईयू बायोलॉजिकल को लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे यूवी कॉल था, ईयू जो स्टार्टिंग 2 लीटर थे वो क्या कर रहे थे? उस कंपनी का नाम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एटलीस्ट अगर आपको कुछ नहीं याद है और आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है तो आप वहां से मैच करा के आंसर टिक कर सकते हैं। जो यूवी कॉल है, अगर आप ध्यान दोगे यूवी कॉल को, तो WHO ने भी इसको अपने लिस्ट में शामिल कर लिया, इस वैक्सीन को भी। ये एक अच्छी बात है। ये एक इनएक्टिवेटेड ओरल वैक्सीन, ये एक निष्क्रिय ओरल टीका है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब कुछ बातें आप लोग और समझो यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, तो जो ये आपकी कालरा बीमारी है या फिर आपकी जो इसको हम लोग कहते हैं क्या, हैजा बीमारी, उस हैजा के संदर्भ में प्रीवियस ईयर में देखो कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में 2015 में। प्रश्न क्या कह रहा है कि टाइफाइड और कालरा या फिर हैजा, ये जो बीमारी है किस प्रकार की बीमारी के एग्जाम्पल है, किस प्रकार की बीमारी है? ठीक है, 4 विकल्प दिया है। कह रहा है कि इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक है, संक्रमण से होने वाली बीमारी है, इन्फेक्शियस मतलब ठीक है वैसा, एयर बॉर्न डिसीज है, वायु से होने वाली बीमारी है, या फिर वाटर बॉर्न डिसीज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टाइफाइड और कालरा या फिर हैजा ये दोनों पानी से होने वाली बीमारी है, वाटर बॉर्न डिसीज है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बीपीएससी ने ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ है। और देखो क्या प्रश्न पूछा है भाई, कह रहा है यूपी पीसेस पीछे क्यों रहेगा? यूपी पीसेस ने 2015 में, उसी ईयर में, देखो अच्छा उसी ईयर में 2015 में बीपीएससी ने भी प्रश्न पूछा हुआ है, 2015 में यूपी पीसेस ने भी प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। प्रश्न का बस नेचर अलग किया है, आंसर सिमिलर है। ठीक है, क्या? कालरा या फिर हैजा आप लोगों का इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीपल जो लोग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ सैलो हैंडपंप, मतलब एक बहुत ही कम गहरे हैंडपंप से पानी को पी रहे हैं, जो पानी क्या होगा? सिंपल सी बात है, दूषित होगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 4 विकल्प दिया गया है, कालरा, जॉइंडिस, टाइफाइड और फ्लूरोसिस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कालरा जो बीमारी है वो गंदे पानी के पीने से होती है, वाटर बॉर्न डिसीज है। ये बातें हम लोग को ध्यान रखनी है। एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करती है। ये सारी बातें आपने यहाँ पर देख लिया। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने यहाँ पर 3 वैक्सीन का नाम याद किया है, याद है? आप लोगों को एक चार्ट दिखाता हूँ। आई होप कि वो चार्ट आप लोग अगर प्रिपेयर कर लोगे पैरेलली तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, देखो आप लोगों को एक चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट को आप लोग कहीं पर अपने नोटबुक में, अपने कहीं कॉपी पर आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये जो चार्ट है ना, मैं फिर से कहूँगा ये चार्ट आप सब लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, हालांकि स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, बट फिर भी आप लोग एक बार बना भी लेना। देखो क्या कह रहा है,
हमने अभी तक 3 वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा MVA-BN, जो कि एमपॉक्स की पहली वैक्सीन है। जो एमपॉक्स है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, और इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया? तो बीएन। ये जो बीएन यहाँ पर आप लोगों का था दोस्तों, यही उस कंपनी का नाम था, डेनमार्क की कंपनी थी, नाम था बवेरियन नॉर्डिक। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड, हिलकॉल। हिलकॉल में मैंने आप लोगों को याद करा कि जो ये हिल है, ये एक कंपनी का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस कंपनी ने भारत की एक कंपनी बायोटेक कंपनी को, ठीक है, उस कंपनी का पूरा नाम अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी को इस टीके का निर्माण करने का यहाँ पर लाइसेंस दिया है, तो हैदराबाद में इस टीके का निर्माण हो रहा है। और अगर हम इस हिलकॉल वैक्सीन की बात करें, टीके की बात करें, तो ये कॉल मतलब कालरा, ठीक है, हैजा के लिए इसका प्रयोग होगा। जो हैजा बीमारी है वो बैक्टीरिया से फैलती है, इतनी बातें हम लोग को याद रखनी है। सिमिलर तौर पर आप देखो यूवी कॉल एस, ये क्या है? हैजा के लिए एक आपकी ये भी वैक्सीन है, क्योंकि इसमें कॉल शब्द आ रहा है, कॉल मतलब कालरा, तो आप यहां से याद कर लो यूवी। तो यू जो शब्द है ना, स्टार्टिंग है यू, ये उस कंपनी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू बायोलॉजिकल लिमिटेड, ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो स्टार्टिंग के 3 वैक्सीन का नाम याद करना तो बहुत सिंपल था। बीमारी, वैक्सीन, किससे हो रहा है और किस कंपनी ने उसका निर्माण किया, ये 4 चार्ट आप बना लोगे, 4 कॉलम बना लोगे तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला जो टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, वो टॉपिक है एक वैक्सीन के बारे में। उसका नाम क्या कह रहा है? R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम। देखो प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में, प्रश्न सिंपल सा यही पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स एम किस बीमारी के लिए वैक्सीन है? किसके लिए है? एम। एम मतलब मलेरिया। तो मलेरिया का ये सेकेंड टीका है। इससे पहले हमने मलेरिया का एक और टीका डेवलप किया था, उस टीके का क्या नाम था? अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो उस टीके का नाम यहाँ पर दिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो RTS-AS01, इस टीके को जो हम लोग कॉमर्शियल नेम से सेल कर रहे हैं उसका नाम क्या है? मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है, मॉस्क्यूरिक्स। तो मॉस्क्यूरिक्स या फिर RTS-AS01 ये मलेरिया का पहला टीका था। मलेरिया का सेकेंड टीका भी जिसको WHO ने मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स एम। याद करना ये भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एम शब्द आ रहा है, एम मतलब मलेरिया, तो ये मलेरिया का सेकेंड टीका, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो दरअसल हुआ क्या है रिसेंट में कि कोट डी आइवर, ये जो एक देश है, इस देश ने अपने यहाँ पर नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इस वैक्सीन को, इस टीके को, R21 मैट्रिक्स एम टीके को अपने यहाँ पर शामिल किया है, और ये ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक है, विश्व का पहला देश बन गया। तो प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न ये पूछेगा कि हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर R21 मैट्रिक्स एम टीका, जो कि मलेरिया के संबंधित एक टीका है, अपने यहाँ पर नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है? तो क्या नाम होगा उसका? कोटे डी आइवर, ये उस देश का नाम है। इतनी बातें हम लोग को यहाँ पर पढ़ते चलनी है पैरेलली, ठीक है। अब देखो भाई, अगर आप इस चार्ट में देखो, चार्ट में आपको यहाँ पर ये भी चीजें अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है, कि R21 मैट्रिक्स एम ये मलेरिया का एक सेकेंड टीका है, मलेरिया वायरस से होता है, और इस टीके का निर्माण किसने किया है? अब मैं आप लोगों को आगे वो पॉइंट यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो इस टीके का निर्माण किया गया दरअसल, ठीक है, इस टीके का निर्माण किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और इस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक संस्थान है, उसका नाम है जेनर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जेनर इंस्टीट्यूट। तो जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत का एक बहुत ही शानदार टीका कंपनी है, ठीक है, मेडिकल सेक्टर में, तो इसने और जेनर इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर के इस टीके का निर्माण किया है। क्या नाम है उसका भाई? फिर से नोट कर लो, R21 मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स एम। बातें क्लियर है? याद करने का तरीका बता रहा हूं, देखो चूंकि ये एम शब्द है तो मलेरिया हो गया, यहाँ पर 2 है तो ये सेकंड वैक्सीन हो गया, ठीक है। और आप देखो RTS-AS01, ये क्या था? ये मलेरिया का पहला वैक्सीन। इसका कॉमर्शियल नेम क्या है जिससे इसको मार्केट में बेचा जा रहा है? उसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स, मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखो भाई, ये अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल कुछ साइंटिफिक टर्म यहाँ पर आ रहा है, तो ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस टीके के डेवलपमेंट में एक अमेरिकी कंपनी, उसका नाम है नोवावैक्स, ठीक है। तो नोवावैक्स इंक की एक एडजुवेंट टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग किया गया है। अब कहोगे सर ये सब चीजें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? समझिएगा। दरअसल इस टीके में नोवावैक्स का मैट्रिक्स एम एडजुवेंट शामिल है। एडजुवेंट क्या होता है? तो एडजुवेंट एक ऐसा चीज होता है, ठीक है, एडजुवेंट किसी टीके का एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो टीके के प्रति शरीर में इम्यून सिस्टम की रिस्पांस को बढ़ा देता है।
जिससे वो टीका अधिक ड्यूरेबल हो जाता है, अधिक ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जैसे मान लो समझो आपको एक टीका लगाने जा रहे हो, ठीक है, अपने अपने अंदर किसी बीमारी के लिए, तो उसमें जब हम किसी एडजुवेंट को शामिल करते हैं तो एडजुवेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम की जो रिस्पॉन्स होता है उस टीके के प्रति उसको बढ़ा देती है। तो वो टीका क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा। तो इस वैक्सीन में, ठीक है, आपका जो ये वैक्सीन, तो उसका नाम क्या था, R2 मैट्रिक्स है। इस टीके के अंतर्गत क्या किया गया है कि नोवावैक्स कंपनी की एडजुवेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। क्या किया गया ध्यान समझना, इसमें जो एक एडजुवेंट डाला गया उसका नाम क्या है, सेपोनिन। सेपोनिन, ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू में इसी तरह का एक प्रश्न पूछा गया है। अगर मैं प्रश्न को आपको दिखाऊं, पहले आप प्रश्न समझिएगा, प्रश्न क्या पूछा गया है, ठीक है। हमें प्रश्न दिया है लेकिन आपको याद होगा कुनैन वाला एक प्रश्न पूछा था ना कि सिनकोना चाहिए। देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कुनैन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिनकोना, सिनकोना की छाल से इसको हम लोग निकालते हैं, यही हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी तक जो मलेरिया के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा था, जो टीके का निर्माण किया जा रहा था, उसमें हम लोग कुनैन का प्रयोग कर रहे थे। कुनैन को हम लोग सिनकोना के छाला से निकाल रहे थे। अब क्या है, अब इसके अंतर्गत हमने जिस एडजुवेंट का प्रयोग किया हुआ है वो है, उसका नाम है सेपोनिन। सेपोनिन बेस्ड एक एडजुवेंट है। सेपोनिन क्या है, तो सेपोनिन चिली में पाए जाने वाले क्यूलाजा सेपोनेरिया, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्यूलाजा सेपोनेरिया, जिसको हम लोग सोप बार्क भी कहते हैं, इस पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कंपाउंड है जिसके अपने मेडिसिनल गुण होते हैं। तो दो तीन बार समझिएगा। प्रश्न क्या पूछ सकता है, प्रश्न ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेपोनिन क्या है। तो सेपोनिन सोप वार्क पेड़, या फिर मैं कहूं तो क्यूलाजा सेपोनेरिया, इस पेड़ से जो कि चिली में पाया जाता है, पाया जाने वाला एक नेचुरल कंपोनेंट है जिसका प्रयोग हम लोग मेडिसिनल पर्पज से करते हैं। आप सर ये सेपोनिन कहीं और भी सुना हुआ लग रहा है। दरअसल अगर आप ध्यान दो तो यूपी पीसीएस ने 2019 में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न में ये था कि तुलसी, तुलसी का जो पत्ता होता है, ठीक है, जो तुलसी माता हमारी होती है जिसको हम बहुत पूछते भी हैं पौधे के तौर पर, ठीक है, इसमें कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो औषधीय गुण पाया जाता है उसका कारण क्या है। इसका आंसर अगर आप लोगों को याद होगा तो कमेंट करना। इसी सेम प्रश्न को यूपीआरओ ने 2021 में रिपीट कर दिया, ठीक है, कि तुलसी के पत्ते में औषधि गुण का कारण क्या है। ध्यान दो, तो तुलसी के पत्ते में सेपोनिन भी पाया जाता है, इसीलिए मैं इतना सारा आप लोगों को लेक्चर दे रहा था कि सेपोनिन जो होता है ना वो तुलसी के पत्ते में भी पाया जाता है। और यहां पर जो हम सेपोनिन की बात कर रहे हैं वो चिली का एक पेड़ है, उस पेड़ का नाम क्या है, सोप बार्क, या फिर मैं कहूं तो क्यूलाजा सेपोनेरिया, इसमें पाया जाता है। इसी एडजुवेंट का प्रयोग हमने किसमें किया हुआ है, तो ये जो आपका R2 मैट्रिक्स M ये टीका है, इसमें हमने इसका प्रयोग किया है। इस टीके का निर्माण किसने किया, तो ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट का एक इंस्टीट्यूट है, जेनर इंस्टीट्यूट, और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर के इस टीके का निर्माण यहाँ पर किया हुआ है। बातें क्लियर है, याद हो रहा है चीजें, ठीक है। पैरेलली आई होप कि आपको चीजें यहाँ पर याद होती चल रही होंगी, ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को याद करना है, ठीक है, वो क्या है कि हाल ही में रिसेंट में भारत में एक वायरस का बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला। वायरस का नाम क्या है, CHPV। CHPV मतलब चांदीपुरा वायरस। ध्यान रखना, चांदीपुरा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हाल ही में इस वायरस का क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला है, ठीक है। ये बात किसने बताई, तो ये बात बताई आपकी MOEFCC मतलब केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के 245 मामले दर्ज किए। ध्यान रखिएगा, समझिएगा, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की मैं बात कर रहा हूं। इसका जो कारण है वो कारण क्या है, चांदीपुरा वायरस, CHPV, ठीक है, चांदीपुरा वायरस कारण है। हाल ही में इसका सबसे बड़ा प्रकोप आपको गुजरात में देखने को मिल रहा है। पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा अगर कुछ प्रकोप इस बार आया है तो 2024 में आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो चांदीपुरा वायरस का सबसे ज्यादा इंपैक्ट गुजरात में है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के संदर्भ में ये बात यहाँ पर दर्ज की गई है। और अगर हम चांदीपुरा वायरस की बात करें तो चांदीपुरा वायरस क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि रेबडोविरिडे परिवार का ये सदस्य है और विशेष रूप से मानसून के मौसम के दौरान देश के वेस्टर्न, सेंट्रल और साउदर्न पोर्शन में कुछ इसके केसेस दर्ज किए जाते हैं। ये जो वायरस है ये सैंड फ्लाइज मतलब मक्खियों, मच्छर मतलब मॉस्किटोस, किल्ली मतलब टिक्स, इनके जैसे रोग वाहकों के द्वारा प्रसारित होता है, ये बात समझिए।
एक्यूट इंसेफेलाइटिस के लिए जो ये आपका CHPB है, ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या बनेगा, प्रश्न 2-3 प्रकार का बन सकता है। प्रश्न क्या बन सकता है कि चांदीपुरा वायरस का सबसे बड़ा इंपैक्ट भारत के किस राज्य में देखने को मिला है, तो गुजरात में देखने को मिला है। पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ी घटना इस बार देखने को मिली है। जो चांदीपुरा वायरस है वो रैप्डोविरिडे इस परिवार का एक सदस्य है। मानसून के टाइम पर भारत के वेस्टर्न, मिडल एंड साउदर्न पोर्शन में कुछ कुछ केसेस यहाँ पर दर्ज किए जाते हैं। ये जो वायरस है ये मक्खी, मच्छर और किल्ली मतलब टिक्स के माध्यम से प्रसारित होता रहता है। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए इसको एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। बातें क्लियर है? यही एक पॉइंट यहां पर था आप लोगों को, जिसको आप लोगों को यहां पर समझनी थी। ठीक है, अब देखो अगला जो हम लोग टीका पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हैं डेंगू के संदर्भ में। अच्छा, डेंगू का जब हम लोग इंग्लिश लिखते हैं ना तो हम डेंगी भी कहते हैं, डेंगी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातें समझने जा रहे हैं कि एक वैक्सीन, एक टीका बनाया गया, उसका नाम क्या है, क्यूडेंगा। क्यूडेंगा मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ भाई, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है क्यूडेंगा। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है टैग 003, TAK 003। देखो प्रश्न वही बनता है, प्रश्न ऐसे बनता है। हाल ही में चर्चा मेरा टैग 003 क्या है, तो डेंगू का एक टीका है, उसका नाम है क्यूडेंगा। अच्छा, ये पहला टीका नहीं है, इससे पहले भी अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो एक टीका बनाया गया था, उसका नाम था डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था CYD-TDV। बातें क्लियर हो रहा है? अब 2-3 चीजें आप लोग यहाँ पर पैरेलली और समझिएगा। जो आपका टैग 003 है या फिर मैं कहूँ क्यूडेंगा है, इसको जापान की एक कंपनी टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। याद कैसे करोगे, तो एटलीस्ट टैग में अगर आप देखो तो टी से स्टार्ट हो रहा है, जो कंपनी का नाम है वो है टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, जापान की एक कंपनी है, इसने इसको डेवलप किया है। ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब जीवित छिड़क टीका है। मतलब इसमें जिस वायरस का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही दुर्बल है और जीवित है, उसको हम लोग शरीर में डालते ताकि हमारा जो बॉडी हो उस वायरस के प्रति इम्यून हो पाए, डेवलप हो पाए। इस टीके को 6 से 16 वर्ष की एज के बच्चों में लगाया जाएगा। ठीक है, ये बातें यहाँ बताई गई है। 2 खुराकें होंगी, 2 खुराकें 3 मंथ के गैप के अंतर्गत लगाई जाएंगी। इससे पहले WHO ने डेंगवैक्सिया, जिसका नाम CYD-TDV था, इसको परमिशन दिया था। अभी रिसेंट में क्यूडेंगा को परमिशन यहाँ पर दिया है। याद रहेगा इतनी बातें? ठीक है, मैं चार्ट में सब याद कराऊंगा आप लोगों को। जो मैंने आप लोगों को भी चार्ट दिखाया था ना, उस चार्ट में देखो सब कुछ है। देखो मैं फिर से देखो, हमने मैट्रिक्स एम तक देख लिया था, फिर मैंने आपको बताया कि RTS-SAS-01 जिसका नाम मास क्यूरेक्स भी है, ये क्या है, मलेरिया का पहला टीका था। ठीक है, फिर आप देखो टैग 03 क्यूडेंगा, ये डेंगू का सेकेंड टीका है। डेंगू एक बीमारी है जो कि वायरस से होती है। इस टीके का निर्माण जापान की टाकेडा फार्मास्यूटिकल्स ने किया हुआ है। याद रहेगा? अब देखो डेंगू का जो पहला टीका था उसका नाम था डेंगवैक्सिया, इसी को हम लोग CYD-TDV के नाम से भी जानते हैं। ये वायरस जोनल बीमारी है, इतना सिंपल सी बात है, आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुराना हो चुका है। यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट और समझोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि डेंगू के संदर्भ में कि डेंगू जो है वो एक वायरस जनित रोग है। हमने ऑलरेडी देख लिया इस टॉपिक को। ठीक है, मच्छरों के द्वारा प्रसारित होता है। दरअसल अगर एक मादा मच्छर जिसका नाम क्या है, एडीज इजिप्टी मच्छर, ठीक है, मादा मच्छर जिसका नाम है एडीज इजिप्टी मच्छर, इस मच्छर के द्वारा ये फैलता है मनुष्यों के अंतर्गत। ठीक है, डेंगी ऑल, अभी तक आपने क्या देखा, क्यूडेंगा देखा, आपने देखा यहाँ पर क्या, डेंगवैक्सिया देखा। अब समझो डेंगी ऑल। डेंगी ऑल भारत का पहला स्वदेशी टीका है, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला इंडिजीनियस स्वदेशी टीका है। इस टीके का 3rd फेज में अभी क्या हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। परमिशन नहीं मिली, ध्यान रखिएगा, डेंगी ऑल को परमिशन नहीं मिली है, लेकिन भारत में ये अपने 3rd स्टेज में 3rd फेज में क्लिनिकल ट्रायल के अंतर्गत है। इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया है आपका ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पेनेंसिया बायोटेक एक कंपनी है। इन दोनों कंपनी ने मिलकर के डेंगी ऑल का निर्माण किया, जो कि भारत का डेंगू का स्वदेशी टीका है। याद रहेगा इतने पॉइंट्स, चिंता मत करो, चार्ट में सब मिल जाएगा। चार्ट में याद करने के लिए बहुत सारे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बातें क्लियर है? अब देखो इसके बाद यहाँ पर अब हम और को समझे तो भारत में अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो भारत में अभी तक डेंगू के विरुद्ध कोई भी एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त टीका उपलब्ध नहीं है।
ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। अगला टॉपिक आओ। अगला टॉपिक है मेनिंजाइटिस के संदर्भ में। ठीक है, मेनिंजाइटिस के लिए हाल ही में एक वैक्सीन बनाई गई। ठीक है, एक टीका बनाया गया, उस टीके का नाम क्या है? मेन 5 CB। याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। क्या भाई? मेन मतलब मेनिंजाइटिस, 5 CB मतलब ये 5 प्रकार के स्ट्रेन्स के प्रति 5 in 1 टीका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स याद करना है, याद क्या करना है भाई, कि इस मेन 5 CB इस टीके को लागू करने वाला, अपने यहाँ पर लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। तो नाइजीरिया ने अपने यहाँ पर क्या किया है? मेन 5 CB इस टीके को लागू कर दिया है। ये विश्व का पहला देश बन चुका है। ये टीका मेनिंजाइटिस बीमारी के संदर्भ में लागू किया गया है। 5 in 1 टीका है। ये नाम में ही बहुत क्लियर हो रहा है। ठीक है, नाम में ही क्या हो रहा है? बहुत क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझो। मेनिंजाइटिस ये जो बीमारी है, ये एक बहुत ही गंभीर संक्रमण होता है। कहाँ पर? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसको कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। अब पूछोगे सर मेनिंजाइटिस होता किससे है? तो मेनिंजाइटिस आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, इन सब से फैल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टीका है मेन 5 CB टीका, ये टीका केवल बैक्टीरिया के संदर्भ में लागू किया गया है। यह टीका मेनिंगोकॉकल बैक्टीरिया, इनकी 5 स्ट्रेन, ठीक है, इनसे प्रतिरक्षा, इनसे इम्यूनिटी प्रदान करता है। उन्होंने प्रश्न पूछा कि मेनिंजाइटिस किससे किससे होता है, तो आप बैक्टीरिया, वायरस सब टिक मारोगे। लेकिन मेन 5 CB जो टीका है, ये केवल बैक्टीरिया के संदर्भ में प्रदान किया गया है। नाइजीरिया पहला ऐसा देश है जिसने इसको अपने यहाँ पर लागू किया है। याद रहेगा ना? क्लियर है? अच्छा, मेनिंजाइटिस क्या होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन का कारण होता है। परेशान मत हो, ये प्रश्न आयोग ने पूछा हुआ है ऑलरेडी। मैं अपने मन से कुछ नहीं, मैं आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं। जो आयोग या तो पूछी हुई है तो पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि द डिसीज कॉज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी और ब्रेन, इसके मध्य में जो मेम्ब्रेन होता है, जिसमें जो स्वेलिंग होती है, जो सूजन होता है, किस बीमारी के अंतर्गत होता है? ठीक है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर मेनिंजाइटिस शामिल था। वर्ष 2008 में आयोग ने यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो मैं आपको केवल प्रीवियस ईयर से लिंक करके चीजें पढ़ा रहा हूं। एक बार कमेंट करके आप ये बताओ मुझे कि अगर आप सेल्फ रीडिंग कर रहे होते इस पूरे टॉपिक की, तो क्या आप इतना कोरिलेट करके चीजों को समझते? क्या आप इतना कोरिलेट करके इन पूरे पॉइंट्स को याद कर पाते? एक बार आप मुझे ये बहुत क्लियर बताओ, क्योंकि ये जरूरी है मेरा भी समझना कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो भाई, तो आपका मेन 5 CB हो गया। अब अगली यहाँ पर हम लोग 2-3 रिपोर्ट देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ठीक है, सबसे पहले रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। मैं भी मैगजीन खोल लेता हूँ, मैंने मैगजीन में कुछ कुछ ट्रिक्स मेंशन किया हुआ जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा पहले। ठीक है, देखो, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी किसने किया? WHO ने जारी किया। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट किस पर फोकस करती है? तो एक्शन फॉर एक्सेस इन द लो एंड द मिडिल इनकम कंट्रीज, इस पर फोकस करते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, जारी करता है WHO। इतनी बातें समझिएगा पहले तो। ठीक है, दूसरी बात, ये WHO की पहली ऐसी रिपोर्ट है जो कि हेपेटाइटिस के संदर्भ में सब कुछ को कवर करती है। ठीक है, पहली समेकित रिपोर्ट है, पहली इंटीग्रेटेड रिपोर्ट है। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें और समझो भाई। ये रिपोर्ट कहती क्या है? रिपोर्ट कहती है कि अगर हम लोग देखें 2022 में, तो 2022 में कोविड-19 के बाद अगर किसी कम्युनिकेबल डिसीज से लोगों की मृत्यु हुई है, तो उसमें टीबी मतलब तपेदिक और हेपेटाइटिस बराबर की संख्या में शामिल है। मतलब ध्यान समझिएगा, कोविड से सबसे ज्यादा मृत्यु हुई संक्रामक बीमारियों के संदर्भ में, संचारी रोग के संदर्भ में, और इसके बाद टीबी और हेपेटाइटिस का नाम आता है। ठीक है, तो इस बीमारी को बहुत सिंपल मत समझना। ये आंकड़ा केवल इसलिए बताया जा रहा है कि आप समझो कि हेपेटाइटिस कितनी खतरनाक बीमारी है। तो WHO ने जो अपनी रिपोर्ट जारी किया, ठीक है, 2024 में, उस रिपोर्ट में उसने बताया कि 2022 में सबसे अधिक मृत्यु जिस संचारी बीमारी से हुई थी, जिस कम्युनिकेबल डिसीज से हुई थी, उसका नाम था कोविड, और कोविड के बाद टीबी और हेपेटाइटिस शामिल थे। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट समझो, कुछ पॉइंट समझो, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को याद करा दे रहा हूँ। बीच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ समराइज करके ऑलरेडी रखा हुआ है। ठीक है, देखो, अगर हम हेपेटाइटिस बी और सी की बात करें,
तो हेपेटाइटिस बी और सी के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो रोगी हैं वो आपके चाइना में है, और चाइना के बाद कहाँ पर है, भारत में। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम बी की बात करें तो बी के मामले में चाइना नंबर 1 पर फिर से है और भारत यहाँ पर क्या है, नंबर 2 पर। अगर हम सी की बात करें, हेपेटाइटिस सी की बात करें तो इसमें आपका पाकिस्तान नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है। ठीक है, मतलब कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों हो या फिर हेपेटाइटिस बी हो या फिर हेपेटाइटिस सी हो, इन तीनों ही केस में भारत की रैंकिंग कितनी है पूरे विश्व में, दूसरी है। खराब रैंकिंग है, बहुत घटिया रैंकिंग है। हमको भाई इतना टॉपर थोड़ी आना हर जगह पर, लेकिन हेपेटाइटिस के संक्रमित लोगों की संख्या में हम सेकंड नंबर पर शामिल हैं। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, कुल मामलों की संख्या में हम सेकंड नंबर पर शामिल। ये रिपोर्ट याद रहेगा, ये पॉइंट आप लोगों को याद रहेगा, चार्ट याद रहेगा। एटलीस्ट भारत की रैंकिंग याद करो, बाकी पहले नंबर पे कौन है मत याद करो तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखो 2-3 बातें यहाँ पर और समझना हेपेटाइटिस के संदर्भ में। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ कि मिस्र एक ऐसा देश बना, ठीक है, मिस्र ने अपने यहाँ पर हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह पर गोल्ड टीयर का दर्जा प्राप्त किया है। और ये विश्व का ऐसा पहला देश बना है जिसने हेपेटाइटिस सी के संक्रमण को समाप्त करने में गोल्ड टीयर का स्टेटस प्राप्त किया है। तो प्रश्न क्या बनेगा, हाल ही में किस देश ने हेपेटाइटिस सी संक्रमण को समाप्त करने की राह में गोल्ड टीयर का स्टेटस पाने वाला पहला देश बना? ऑप्शन देगा 4 विकल्प, भारत रहेगा, चाइना रहेगा, मिस्र रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। आप कहोगे भारत यार अच्छा कुछ कर रहा होगा, भारत टिक कर देते, नहीं, मिस्र वो देश है जिसने ये उपलब्धि प्राप्त की है। तो मिस्र का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, मिस्र का नाम यहाँ पे क्या करना, ध्यान रखना। ठीक है, अब समझो यहाँ पर फिर से एक तो वैक्सीन आ गया। मैंने वो चलटो क्यों बनवाया, इसीलिए बनवाया कि आपको सारे वैक्सीन एक बार में याद हो जाए। ऐसे इतने वैक्सीन इसमें दिए गए ना 4 पेज के अंतर्गत कि आपका दिमाग घूम जाएगा। देखो अगला जो एक टीका का नाम है वो है हेपेटाइटिस ए के लिए स्वदेशी टीका, इसलिए इंपॉर्टेंट और पहला स्वदेशी टीका है। मतलब भारत का फर्स्ट इंडिजिनियस हेपेटाइटिस ए टीका, उसका नाम क्या है, हेवीश्योर। हेवीश्योर हेपेटाइटिस हेवीश्योर, हे याद करना बहुत इजी है। ठीक है, किस कंपनी ने बनाया है, तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। हेपेटाइटिस ए के लिए बनाया गया है, इतनी बातें याद रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पॉइंट याद करने को आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा टीका टीका आपके दिमाग में से खत्म होगा। अब हमको क्या पढ़ना है, अब समझो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और थोड़ा सा अच्छा पॉइंट भी है, तो इसको पढ़ाने में भी मजा आएगा और समझने में भी हम लोग को मजा आएगा। ठीक है, अभी WHO ने क्या किया, सराह का अनावरण किया। सराह कौन है भाई, ऐसा तो है नहीं कोई एक व्यक्ति है सराह से घूंघट डाल के बैठा हुआ और उसका अनावरण किया गया, नहीं। सराह क्या है, ध्यान समझिएगा, सारा, सॉरी सराह में बोल रहा हूँ, सारा। ठीक है, सारा, वो एक सारा अली खान है ना, वो सारा नहीं है, ये सारा है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या काम है इनका भाई, तो WHO ने, ध्यान समझिएगा, WHO ने AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर, ठीक है, AI बेस्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर सरा का अनावरण किया। ठीक है, सरा क्या है, तो ये विश्व की पहली डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, सरा का अगर हम यहाँ पर फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म क्या बनता है, स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर द हेल्थ। याद करना बहुत ईजी है। देखो सरा में अगर आप ध्यान दोगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, हेल्थ आ रहा है। ठीक है, तो हेल्थ के लिए एक AI डिजिटल प्रमोटर है, उसका नाम है सरा या फिर सारा। ठीक है, ये करता क्या है, अब यहाँ पर कुछ बातें समझना। इस मैगजीन में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपसे बार बार करा, देखो जो मैगजीन में चीजें नहीं है ना, थोड़ा बहुत उस तक अपनी पहुंच बनाने का प्रयास करो, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप किस मैगजीन को फॉलो कर रहे हो और कहाँ से चीजें पढ़ रहे हो। तो एग्जामिनर भी चाहता है कि भाई हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाएं जो कि किसी स्पेसिफिक मैगजीन को फॉलो ना करे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। सरा की हम जो बात करते हैं, सरा जो है या फिर सारा जो है, सॉरी यार बार बार कंफ्यूजन हो जा रहा है, सरा की सारा। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बताना कि ये सरा है या सारा है। ठीक है, या फिर सारा है, सारा का सारा। ठीक है, सरा जो है लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद करने के लिए, ठीक है, एक तरीके से आर्ट ऑफ लाइफ सिखाने के लिए, आर्ट ऑफ हेल्दी लाइफ सिखाने के लिए जेनरेटिव AI का यूज करती है। बड़ा खतरनाक टर्म आ गया, जेनरेटिव AI। ये क्या होता है जेनरेटिव AI, समझिएगा भाई। देखो जेनरेटिव AI से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि समझो, मतलब जो कि कुछ नए कंटेंट क्रिएट करने के लिए कुछ इमेज का प्रयोग करता है, कुछ वीडियोस का प्रयोग करता है, फिर कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ स्टोरी का प्रयोग करता है। आप लोग देखते हो ना कि आप लोग कुछ आजकल एक बड़ा अच्छा सिस्टम आया है कि लोगों की फेक वीडियोस बना दी जा रही है। ठीक है, जेनरेटिव AI का यूज किया जा रहा है वहां।
आप देख रहे हो प्रधानमंत्री मोदी जी आकर के डांस कर रहे हैं, ठीक है। भाई मोदी जी ने खुद कहा कि हम गरबा करा, आज तो मैंने गरबा नहीं किया, लेकिन गरबा की मेरी वीडियो आ रही है। क्यों? क्योंकि जेनरेटिव एआई का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो जेनरेटिव एआई का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अगर मैं आपको जेनरेटिव एआई बहुत क्लियरली समझाऊं तो देखिए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि सबसे पहले एक होता है, एक बहुत बड़ा सेट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, जिसमें हम लोग एक ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं जो कि मनुष्य की तरह बिहेव कर रहा होता है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है, उसका नाम होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? तो हम कंप्यूटर्स को कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं और उसको इस बात में हेल्प करते हैं कि विदाउट ह्यूमन के वो उस डाटा को समझ सके, उसको एक्सपीरियंस कर सके और वहां से कुछ अपनी रिपोर्ट निकाल सके, ठीक है। तो ये होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद अंदर आता है उसका नाम होता है डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग, इसमें क्या होता है कि जो आपका ह्यूमन ब्रेन का यूज करते हुए जो आर्टिफिशियल नेटवर्क होता है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा कर रहा होता है। और इस डीप लर्निंग के भी अंदर आता है, उसका नाम है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई कुछ नए टेक्स्ट बनाता है, कुछ नया ऑडियो बनाता है, नया इमेज, नया वीडियो, ठीक है, या फिर कुछ कंटेंट बनाता है अपने दिए गए नॉलेज का प्रयोग करते हुए, कुछ नए कंटेंट बनाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जनरेटिव एआई। तो जो सारा है, सारा डब्ल्यूएचओ की पहली एआई डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है, ये भी जनरेटिव एआई का प्रयोग कर रही है, जेनेटिव एआई का प्रयोग करे। लेकिन करेगी क्या? ये बताएगी क्या? तो ये लोगों को बताएगी कि भाई आपको एक अच्छा स्वास्थ्य जीने के लिए कौन सी स्वस्थ आदतों को पालन करना चाहिए। जैसे कि भाई आपको डेली सुबह 10 मिनट वॉक करनी चाहिए, आपको खाना सोने से 4 घंटा पहले कर लेना चाहिए, ठीक है, आपको ट्रांस फैट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे कुछ आदतों के बारे में ये बताएगी। ध्यान समझना, ये मेंटल हेल्थ के बारे में भी आपको सजेशन देगी कि आपको किस प्रकार से मेडिटेशन करना है, किस प्रकार से मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सारा को हमने इस प्रकार से डिजाइन नहीं किया है कि किसी भी प्रकार का मेडिकल एडवाइस दे पाए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर ऐड करो अपने बुक में, ठीक है, कि मेडिकल एडवाइस ये किसी भी प्रकार से नहीं देगी। जैसे मानो अगर मुझे प्रश्न बनाना रहा यहां से इस टॉपिक से, मैं क्या प्रश्न बनाऊंगा कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ की डिजिटल हेल्थ प्रमोटर सारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे। गलत कथन का चयन करें। पहला कथन दे दूंगा कि ये लोगों को मेडिकल एडवाइस देने का काम करेगी। आप लोगों को कि हाँ सर इसलिए तो बनाया गया होगा। नहीं भाई, मेडिकल एडवाइस नहीं देगी, ये केवल स्वस्थ आदतों को, एक गुड हैबिट्स को लोगों तक पहुंचाएगी, मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा किया ये समझाने का प्रयास करेगी, ठीक है। कि आप क्या खाना खा रहे हो, आप ईट राइट कैसे करो, आप टोबैको को क्विट कैसे करो, ठीक है, आप डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलो, इन सब बारों में बातें समझाएगी सारा, ठीक है। लेकिन मेडिकल एडवाइस नहीं देगी। तो पहला तो पॉइंट आप लोग यही नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। कुछ बातें और समझो। जो सारा है ये 8 भाषाओं में उपलब्ध है और 24/7 अवेलेबल रहेगी, वीडियो या फिर टेक्स्ट के माध्यम से, ठीक है। 8 भाषाएं कौन सी जिसमें ये अवेलेबल है, ध्यान समझिएगा। ये है आपकी सारा। देखो डब्ल्यूएचओ की अगर आप साइट पर जाओगे तो एक यहाँ पर एक ऐसी ये सारा को बनाया गया है। ये सारा क्या करेगी, आप यहाँ पर क्लिक करो टॉक टू सारा, तो अगर आप अकेलापन का शिकार हो तो सारा से जाकर के बात कर सकते, ठीक है। और क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, वो पता नहीं क्या क्या भाषा बोलेगी, हालांकि इसको हिंदी आती है, अच्छी बात है। जिन 8 भाषाओं में बात कर सकती है उसमें हिंदी भी शामिल है। यहाँ पर देखो लैंग्वेज अवेलेबल्स में क्या है, अब देखो हिंदी यहाँ पर शामिल है, इंग्लिश तो है, ये हिंदी भी यहाँ पर शामिल है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रश्न बन सकता है। अगर मुझे प्रश्न बनाना रहे तो सेकंड स्टेटमेंट में ये डालूंगा कि ये हिंदी में भी बातचीत कर सकती है। कंफ्यूज जाओगे आप लोग वहां पर, ठीक है। तो रखना हिंदी में बातचीत कर सकती है, 24/7 अवेलेबल है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा गया है कि सी इज नॉट डिजाइन टू गिव मेडिकल एडवाइस। ध्यान रखना ये बात, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल डब्ल्यूएचओ की साइट फॉलो कर रहा हूँ और वहीं से कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के, ठीक है। तो ये सारा को आप लोग समझ गए क्या है, डब्ल्यूएचओ की एक डिजिटल हेल्थ प्रमोटर है। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया पॉइंट है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब देखो भाई, अगले जो रिपोर्ट है वो है तपेदिक के संदर्भ में, ठीक है। तपेदिक मतलब टीबी के संदर्भ में, टर्बोक्लेसिस, इसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है, क्षय रोग भी कहते हैं। तो टीबी के संदर्भ में इंडिया की जो रिपोर्ट है वो जारी किसने किया होगा, वो जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और ये रिपोर्ट क्या बताती है, ये रिपोर्ट बताती है 2015 से कंपेरिजन करती है 2024 का, 2015 से 2022 की कंपेरिजन करती है, सॉरी 2015 से 2022 का कंपैरिजन करती है और 2 पॉइंट में कंपैरिजन करती है, ठीक है। तो पहले तो चार्ट बना लो 2015 और 2022, ठीक है। कंपैरिजन के संदर्भ में कर रही है, एक कर रही है कि मरीज की संख्या के संदर्भ में, ठीक है, तो नंबर ऑफ मरीज हो गया। दूसरा मृत्यु दर के संदर्भ में एक
कंपेरिजन कर रही है कि टीबी के कारण से मृत्यु दर कितनी है, ठीक है। तो अगर हम मरीजों की बात करें, 2015 में प्रति लाख लोग 237 प्रति लाख, ध्यान रखिएगा, प्रति लाख 237 मरीज थे। 2022 में इनकी संख्या घट करके 199 प्रति लाख हो गई। मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 2015 में 28 प्रति लाख था, जो कि अभी घट करके 23 प्रति लाख यहाँ पर हो गया है, ठीक है। यही दो बातें बस इस पूरे कंटेंट में बताई गई है, ठीक है। इसको पढ़ करके सारांश ये निकलता है, इस सारांश को आप लोग नोट कर लो, ठीक है। 2015 और 2022 के कंपेरिजन में ये अंतर है। एक स्टेटमेंट ये बन सकता है कि 2022 में क्या हुआ है, 2015 के कंपेरिजन में मृत्यु दर कम हुई है, सही बात है, मरीजों की संख्या कम हुई है, ये भी सही बात है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो ये रिपोर्ट कुछ बातें और बताती है, ठीक है। रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत का जो टारगेट है टीबी के उन्मूलन का, वो कब तक का है, 2025 तक का। पूरे विश्व का टारगेट कब तक का है, 2030 तक का। हम पूरे विश्व से 5 साल पहले इन टीबी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब बस अगले साल तक पूरा करना है, 2025 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा समय है नहीं। 2025 मतलब अगले साल तक हम लोग को टीबी का उन्मूलन करना है अपने यहाँ पर, और इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाया गया था 2017 में, ठीक है। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द टर्बुकुलोसिस एलिमिनेशन 2017-25, ठीक है। ये बातें याद रहेंगी। क्लियर हो गया टीबी रिपोर्ट के संदर्भ में। अब देखो जो अब ये टीबी रिपोर्ट यहाँ पर देख लिए, तो अब जो आपका अगला टॉपिक है वो है कोविनेट के संदर्भ में, ठीक है। हालांकि मैं कोविनेट से पहले आप लोगों को एक काम यहाँ पर और करूंगा, मैं करूंगा WHO की जो तपेदिक रिपोर्ट आई है उसको आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। ध्यान से पहले देखो, ये है आप लोगों की ग्लोबल टर्बुकुलोसिस रिपोर्ट, टीबी रिपोर्ट। अच्छा, जब हम लोग बचपनवा में सुनते थे ना टीबी, तो हम कहते थे टीबी मतलब ये टीबी, तुम कहते थे टीबी से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है, तो उस समय शक्तिमान देखते थे, टीबी से कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। तो टर्बुकुलोसिस ये होता है, टीबी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। WHO ने क्या किया अपने यहाँ पर ग्लोबल टर्बुकुलोसिस रिपोर्ट 2023 को जारी किया। अब ये रिपोर्ट क्या कहता है भाई, अभी आपने इससे पहले जब हेपेटाइटिस रिपोर्ट देखा था, तो हेपेटाइटिस रिपोर्ट में आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा कि कोविड के बाद टीबी और हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस ये दोनों संक्रामक बीमारियों में सेकंड नंबर पर शामिल है 2022 में मृत्यु के संदर्भ में, ठीक है। ये रिपोर्ट वही बात बताती है, क्या कहती है कि 2022 में अगर हम बात करें, ठीक है, 2022 में विश्व स्तर पर जो टीबी का प्रसार था बहुत ज्यादा था, कहाँ गया यार वो, पता नहीं मिल रहा, देखो, हाँ देखो, कोरोना वायरस बीमारी के बाद विश्व में एक संक्रामक कारक से होने वाली मृत्यु के मामले में टीबी सेकंड एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ध्यान रखना सेकंड पर ही आपका हेपेटाइटिस भी शामिल है, क्योंकि आपने अभी इससे जस्ट पहले एक रिपोर्ट पढ़ी हुई है हेपेटाइटिस के बारे में, ठीक है। तो हेपेटाइटिस भी वहां पर शामिल था, टीबी भी शामिल था, ये सेकंड सबसे बड़ा कारण है। 1995 के बाद से पहली बार इस बार क्या है, सबसे ज्यादा उच्चतम संख्या है किसकी, टीबी से पीड़ित लोगों की, कम नहीं हुई संख्या, सबसे ज्यादा संख्या हो गई है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। अगर हम इसके केसेस की बात करें तो टीबी के संदर्भ में जो भारत है वो कहां पर आता है, दुर्भाग्यपूर्ण नंबर 1 पर आता है। और हमको 2025 तक अपने यहाँ से टीबी को एलिमिनेट करना है, पूरे विश्व से 5 साल पहले। टारगेट तो है अच्छा, ठीक है, पूरा होना चाहिए, लेकिन देखो क्या होता है, ठीक है। ये बातें हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ बातें आप लोग और समझिएगा, इस रिपोर्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें बताई गई है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। समझाना ये है कि जो टर्बुकुलोसिस पर पहली रिपोर्ट जारी की गई थी, वो जारी की गई थी आप लोगों की कब, 2018 में। पहली जो बैठक हुई थी वो 2018 में पहली बैठक हुई थी, ठीक है। हमारा टारगेट यहाँ पर ये कि 2027 तक विश्व स्तर पर हम 90% टीबी को कम कर दें, ठीक है, 90% टीबी को यहाँ पे क्या कर दे, कम कर दे। भारत का टारगेट 2025 है और विश्व का टारगेट कितना है, 2030 तक कंप्लीट एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। इतनी बात याद रहेंगी। भारत ने अपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, भारत ने देखो अगर आप ध्यान दोगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो हमने क्या किया था कि एक निश्चय मित्र पहल, निश्चय मित्र का मतलब क्या हो गया, नी मतलब इंड और छह मतलब टीबी, ठीक है। तो निश्चय मित्र पहल के अंतर्गत टीबी मरीजों को गोद लिया जाता है ताकि उनकी प्रॉपर देखभाल और इलाज यहाँ पर हो सके। तो निश्चय पहले क्या है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्टार्ट किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ये सारी बातें आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। पूरे विश्व स्तर में टीबी के सर्वाधिक केस कहाँ पर है, तो भारत में, भारत में। दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये सच्चाई है, ये बात आप लोग को यहाँ पर देखनी है, ठीक है। अब देखो भाई, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है
कह रहा है आप लोगों का जो अगला टॉपिक है वो कह रहा है कोविनेट के बारे में। कोविनेट क्या है भाई, समझो थोड़ा। कोविनेट भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो समझने का प्रयास करते हैं। कोविनेट के बारे में अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कुछ पॉइंट, तो कोविनेट है WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। ठीक है, क्या है? WHO कोरोना वायरस नेटवर्क। मतलब क्या भाई, आप देखो ना, तो रिसेंट में हमेशा न्यूज में आता रहता है कि ये कोरोना वायरस का नया संस्करण आ गया, ये नया उसका स्ट्रेन आ गया। सुनते हो ना ऐसे, जैसे कि सार्स कॉव 2, मर्स कॉव, ठीक है, और अन्य सारे जितने भी नए कोरोना वायरस हैं, उनकी निगरानी के लिए पूरे विश्व स्तर पर हमने कोविनेट की स्थापना की। हमने मतलब किसने? WHO ने की है। ठीक है, WHO ने इस कोविनेट की स्थापना किस लिए की है? तो सभी कोरोना वायरस के निगरानी के लिए कोविनेट नाम का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान दें तो भारत की 3 संस्थाएं शामिल है। इसमें भारत की 3 संस्थाएं शामिल हुई हैं, पार्टिसिपेट किए। कौन कौन संस्थाएं? तो पहले संस्थान का नाम है ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या नाम है भाई? ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस, ठीक है, एंड हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, ये इसका नाम है। इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद में। नोट कर लेना, इस बुक में नहीं दिया हुआ है तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। हरियाणा के फरीदाबाद में। क्या नाम है उसका? ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा आईसीएमआर का एक संस्थान है, उसका एक पार्ट है, उसका नाम है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, जो कि पुणे में है वो। और थर्ड नंबर पर आप लोगों का CSIR नीरी। नीरी अगर आप लोगों को ध्यान होगा, नीरी। नीरी मतलब क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। ठीक है, तो इन 3 संस्थाओं ने इस कोविनेट में पार्टिसिपेट किया है। कोविनेट का उद्देश्य है कि पूरे हम ग्लोबल सर्विलांस कर सके, किसका? ग्लोबल निगरानी कर सके, किसकी? तो कोरोना वायरसेस की। ठीक है, उनके नए स्ट्रेन्स की निगरानी करने के लिए कोविनेट की हमने स्थापना यहाँ पर की है। मलेरिया के संदर्भ में आपने 2 वैक्सीन अभी देखी थी, याद है कि भूल गया? मैं आपको मलेरिया के संदर्भ में 2 वैक्सीन याद कराई थी, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कौन सी वैक्सीन थी। एक का नाम आप लोगों का यहाँ पर था, ठीक है, R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, याद है? ये वैक्सीन मलेरिया का सेकंड टीका था। इससे पहले हमने RTS-SAH-01 जिसका नाम मॉस्क्यूरिक्स है, उसको भी देखा था। अब यहाँ पर मलेरिया के संदर्भ में एक नया टॉपिक न्यूज में है। क्या न्यूज में भाई? कि WHO ने एक देश को, देश का नाम है केप वर्डे, अभी ये कुछ अंग्रेजी गलत लिखा हुआ है, केप वर्डे या फिर काबो वर्डे, काबो वर्डे ही होता है, ये कुछ गलत है यहाँ पर। ठीक है, काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। ठीक है, तो WHO ने एक देश को मलेरिया से मुक्त घोषित किया है, इसलिए ये टॉपिक न्यूज है, ध्यान रखना। अफ्रीकी क्षेत्र में ये तीसरा ऐसा देश है। पहला देश कौन सा था? मॉरिशस, फिर अल्जीरिया, फिर केप वर्डे। ठीक है, ये 3 देशों को अफ्रीकी क्षेत्र में मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर रहेंगी। अगर हम ग्लोबल मलेरिया रिपोर्ट की बात करें, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट की बात करें, जो कि WHO द्वारा जारी की जाती है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे विश्व भर में, ठीक है, पूरे विश्व नहीं, सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया में मलेरिया के 66%, 66% केसेस कहां पर है? भारत में। मतलब यहां पर भी हम लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपने यहां पर देख लिया। इसके अलावा अगर हम यहां पर डिस्कस करें तो एक पॉइंट आप लोगों का और बचा हुआ है, पॉइंट है, वो है इंडियन पोल्ट्री सिस्टम के संदर्भ में, भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र के संदर्भ में। क्या है भाई? कह रहा कि भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र जो है वो इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर दिया गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है उसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा। तो अभी हाल ही में एक संस्थान का नाम क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, WOAH। ध्यान दीजिएगा, WHO नहीं, कंफ्यूज मत कर जाना, ये नहीं कि पता चला आप यहाँ पे WHO टिक करके आ गए, नहीं। हम एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर रहे हैं, किसको? भारतीय पोल्ट्री सिस्टम को, अंडा पालन वाला जो क्षेत्र है उसको, ठीक है, कुक्कुट पालन वाले क्षेत्र को हम एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित कर रहे हैं। संस्थान का नाम क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है, इसने क्या किया कि विश्व अंडा दिवस के अवसर पर, ठीक है, अब अंडा का भी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, अब इसका भी डेट याद करो। वर्ल्ड एग डे कब मनाया जाता है भाई? तो नोट कर लेना कहीं पर आप लोग, जो वर्ल्ड एग डे है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब? मुझे भी याद करना पड़ेगा, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को। ये जो आपका संस्थान था WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। एक पॉइंट ये नोट कर लेना, विश्व अंडा दिवस जो कि हम लोग 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, इसी दिन वर्ल्ड जो इंडियन पोल्ट्री सेक्टर है, जो भारतीय पोल्ट्री क्षेत्र है, उसको एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त घोषित किया गया है।
एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू एक एवियन इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से होने वाली बीमारी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इसको यहाँ पर मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर क्या हो गया, आप लोगों का कवर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों का बचा है इन्वायरमेंट वाला पोर्शन और इसके बाद बचा है डिफेंस वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हम लोग और करने वाले हैं, इसको हम लोग अपने अगली टॉपिक के संदर्भ में करेंगे। ठीक है, चलो भाई।